वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। समीर ने अरुणिमा से मिलने में जरा भी देर नहीं लगाई। वो जब अरुणिमा के घर पहुंचा तो वो अपने सब्ज कालीन वाले कमरे में गांव तकिए लगाकर बैठी थी। समीर ने कहा, मैं बहुत परेशान हूं अरुणिमा जी। अरुणिमा ने गहरी नजरों से समीर का चेहरा देखा, फिर गंभीर लहजे में पूछा, क्या हुआ? समीर ने उस घटना का विवरण बताया जिसने उसे परेशान कर दिया था। अरुणिमा ने कहा, मैं जानती थी कि वे शैतान इस बच्ची का पीछा आसानी से नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मैंने उसको अकेले हवेली से ना निकलने की चेतावनी दी थी। आपने अच्छा किया जो उसे बाहर जाने से रोक लिया, और यह भी अच्छा किया कि आप बिना देर करे मेरे पास चले आए। मुझे तो बस उस अंधेरे में आप ही रोशनी की किरण लगी, इसीलिए मैं यहां चला आया। आप अपनी हवेली के चारों तरफ आधे मील के इलाके में उन शैतानों की तलाश करें। वे हवेली के आसपास ही कहीं छिपे हुए हैं, और जब वो नजर आ जाएं, तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। मैं अभी आपको एक नारियल देती हूं। ये कहकर अरुणिमा तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गई और वापस आई तो उसके हाथ में एक सालिम नारियल था। उसने नारियल समीर के हाथ में दिया और चंद हिदायतें भी दी। उसने कहा, अभी आपको हिना की सख्त निगरानी करनी है। वो बस अकेली हवेली से बाहर न निकलने पाए, आपको इसका ख्याल रखना है। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। बस ठीक है, आप जाएं, भगवान आपकी रक्षा करेगा। यह कहकर अरुणिमा कमरे से बाहर निकल गई। यह समीर के लिए रुखसती का सिग्नल था। वो नारियल को अपने हाथ में लिए कमरे से निकल आया। समीर जब अपनी जीप में हवेली में दाखिल हुआ तब तक अंधेरा हो चुका था। वो जीप से लगभग भागता हुआ अपने कमरे तक पहुंचा। दरवाजा भी बाहर से बंद था। उसे ये देखकर थोड़ा आराम पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और लौंगसरी को आवाज दी, लौंगसरी, दरवाजा खोलो। लौंगसरी ने तुरंत दरवाजा खोला और उसे शांत और संयत देखकर समीर को और भी इत्मीनान हुआ। उसने पूछा, हिना कैसी है? जी बीबी अंदर खेल रही हैं। समीर तेजी से अंदर दाखिल हुआ। हिना बिस्तर पर अपने खिलौने फैलाए खेलने में मगन थी। उसने जाते ही उसे गोद में उठा लिया और अपने सीने से लगाकर कई बार उसे चूमा। हिना अपने पिता की बाहों में झूलने लगी। जब नफीसा बेगम और समीर की आंखें मिली तो उन्होंने इशारे से पूछा कि क्या हुआ, और समीर ने इशारों इशारों में ही कहा कि अभी बताता है। वो फिर नफीसा बेगम को बाहर ले आया और अरुणिमा से हुई सारी बातचीत उन्हें बताई। ये सब सुनते ही नफीसा बेगम चिंतित हो उठी। उन्होंने कहा, अब आगे क्या होगा बेटा? तुम उन खबीसों को कैसे ढूंढोगे? मां, ये काम थोड़ा टेढ़ा है मगर नामुमकिन नहीं है। मैं दो दो बंदों की टोलियां बनाकर चारों तरफ फैला देता हूं, खुद भी जीप लेकर निकलता हूं। सुबह होते ही मैं ये काम शुरू कर दूंगा। आप बस इस बीच हिना का ख्याल रखना। अगर उसे रोकने के लिए एक दो चांटे भी मारने पड़े तो अफसोस मत करना। तुम फिक्र मत करो बेटे, मैं हिना को ताले में बंद रखूंगी। सुबह होते ही समीर ने कुछ होशियार लोगों की दो दो की टोलियां बनाई।
और उन्हें अच्छी तरह समझा बुझा कर अलग अलग दिशाओं में रवाना कर दिया। ये बात तो समीर को मालूम नहीं थी कि जिन लोगों को उन्हें तलाशना है वो किस तरह के हैं, कैसे दिखते हैं और किस शक्ल में सामने आएंगे। उसने अपने बंदों को बस यही हिदायत दी थी कि कोई भी गैर मामूली असाधारण इंसान नजर आए और वो अपने इलाके का ना लगे तो उसे कुछ कहना नहीं, बल्कि एक बंदा वहां निगरानी के लिए छोड़ देना और दूसरा बंदा इत्तला देने तुरंत हवेली की तरफ भाग आना। हवेली के दक्षिण की तरफ खेत थे और पश्चिम में आमों के बाग थे। अभी आमों का मौसम नहीं था, इसीलिए वे बाग आमों से खाली थे। उत्तर की तरफ आबादी थी और पश्चिम की तरफ भी खेतिहर मजदूरों की रिहाइश थी। समीर ने अंदाजा लगाया कि उत्तर और दक्षिण की तरफ तो किसी बाहरी आदमी का छिपना आसान नहीं, ऐसे वो किसी के भी नजर में आ जाते। लेकिन पश्चिम और दक्षिण की तरफ दूर तक फैले हुए खेत थे और घोड़े पर बैठकर आधा मील तो क्या 1 मील तक भी नजर डाली जा सकती थी। हां, बागों में ढूंढना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो घने थे और वहां हमेशा अंदर अंधेरा रहता था, लेकिन उसे यह करना ही था। जब तक बागों में अंदर जाकर एक एक चप्पा चप्पा ना छान लिया जाए तब तक किसी को तलाश करना आसान नहीं। समीर ने वैसे तो हर तरफ अपने आदमी भेज दिए थे, लेकिन आमों के वो बाग जिनमें पेड़ों की संख्या हजारों में थी, उनमें दुश्मन का मौजूद होना काफी हद तक यकीनी था। इस बाग में छानबीन के लिए 2 टोलियां भेजी गई थी। दोपहर तक हर तरफ से टोलियां वापस आ गई थी और उन्हें आधे मील के इलाके में कोई भी बाहरी या संदिग्ध इंसान नजर नहीं आया था। लेकिन अभी हजारीबाग की तरफ गई हुई टोलियां वापस नहीं आई थीं। समीर ने भी बहुत अच्छी क्वालिटी की दूरबीन से खेतों की तरफ मीलों तक का जायजा लिया था। फिर उसने अपनी जीप में आबादियों की तरफ चक्कर भी लगाए थे, लेकिन नतीजा वही, 0। समीर को अब हजारीबाग में गई टोलियों का इंतजार था। इसी वक्त लौंगसरी समीर के कमरे में दाखिल हुई और अपनी फूली हुई सांस के बीच बड़ी मुश्किल से बोली, मालिक, बाहर कोई आदमी आया है। आदमी? यह सुनते ही समीर एकदम खड़ा हो गया और तेजी से कमरे से निकल आया। हवेली के बरामदे में हजारीबाग जाने वाली टोली का एक ही आदमी मौजूद था। उसका नाम रहीमू था। रहीमू ने मालिक को देखा तो वो फौरन आगे बढ़ा और बड़ी बेकरारी के साथ बोला, मालिक जल्दी चलिए, वो लोग हजारीबाग में मौजूद हैं। मैं कुंदन को वहीं छोड़ आया हूं। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं चलता हूं। ये कहते हुए समीर पलटा। वो अपने कमरे में आया और तांत्रिका अरुणिमा का दिया हुआ नारियल सावधानी से उसने उठाया। बरामदे में आकर उसने रहीमू को अपने साथ आने का इशारा किया। जीप हवेली के दरवाजे पर मौजूद थी। समीर ने रहीमू को पीछे बैठने का इशारा किया था और फिर जीप को तूफानी रफ्तार से चलाते हुए हवेली के बड़े गेट पर आया। वहां से उसने 2 और हथियारबंद लोगों को जीप में बैठाया और हजारीबाग की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में जल्दबाजी में रहीमू ने जो कुछ बताया वो ये था कि वो और कुंदन बाग का एक एक चप्पा छानते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक लंबे चौड़े भीमकाय शख्स पर पड़ी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। वो एक सफेद चादर में था और उसका बदन बिल्कुल काला था। एक घंटी उसके कंधे से लटकी हुई थी। उस राक्षस जैसे आदमी को देखकर वो दोनों एक पेड़ की आड़ में छुप गए और उसे देखने लगे। वो शख्स भी थोड़ा आगे जाकर पेड़ों में गुम हो गया, लेकिन घंटी की आवाज टन टन आती रही। वो दोनों छिपते छिपाते आखिरकार उसके ठिकाने पर पहुंच गए। वहां काले कपड़ों में एक बेहद दिलकश औरत उसका इंतजार कर रही थी। इस बला की खूबसूरत औरत ने अपने सामने एक गुड़िया रखी हुई थी और वो आंखें बंद किए कुछ पढ़ रही थी। वो शख्स उस औरत के सामने जमीन पर बैठ गया और अब भी उन लोगों ने रहीमू और कुंदन को देखा नहीं था। उस औरत की आंखें बंद थी और रहीमू ने कुंदन को इशारा किया
कि वो चुपचाप पेड़ पर चढ़ जाए, क्योंकि वो मालिक को बुलाने जा रहा है। समीर जीप को आंधी तूफान की तरह दौड़ाता हुआ हजारीबाग की तरफ बढ़ रहा था। रहीमू ने उसे बता दिया था कि उन्हें किस जगह से बाग में दाखिल होना है। समीर ने बाग के पास आते ही जीप छोड़ दी ताकि वो दुश्मन सतर्क न हो जाएं। फिर वो सब बड़ी सावधानी के साथ बाग में दाखिल हुए। अपने हथियारबंद लोगों को समीर ने अपने दाएं बाएं मगर थोड़े फासले पर रखा। खुद उसके पास भी रिवॉल्वर मौजूद था। रहीमू इन सब से आगे था और इनका मार्गदर्शक बना हुआ था। थोड़ा सा अंदर जाने के बाद रहीमू ने अपने मुंह से तीतर की आवाज निकाली और कुछ ही पलों में एक पेड़ की ऊंचाई से इसका जवाब आया। इस जवाब का मतलब था कि कुंदन अपनी जगह बिल्कुल सही सलामत मौजूद था। रहीमू एक बहुत ही होशियार और तेज बंदा था। वो अक्सर रोशन राय के साथ शिकार पर जाता था। तीतर घेरने में वो माहिर था। वो बड़ी तेजी और कुशलता के साथ तीतरों के झुंड के सिरों पर पहुंच जाता और आज भी यही हुआ। कुंदन जिस पेड़ पर बैठा निगरानी रख रहा था, समीर और रहीमू उससे भी आगे पहुंच गए थे और अब वो औरत और वो काला आदमी उनके बिल्कुल सामने और नजदीक थे। उन्होंने वहां एक छोटा सा खेमा यानी कैंप सा लगाया हुआ था। वो रहस्यमयी औरत खेमे के द्वार पर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और सामने एक गुड़िया रखी थी। वो लंबा चौड़ा आदमी उस औरत को बड़ी एकाग्रता के साथ देख रहा था, जैसे वो औरत कोई देवी हो और वो उसका पुजारी। समीर ने खुदा का शुक्रिया अदा किया। इन दोनों की गतिविधियां बता रही थी कि ये वही खबीस हैं जिनकी उन्हें तलाश थी और जिनकी तरफ अरुणिमा ने इशारा किया था। और ये खबीस इस वक्त बड़े बेहतरीन निशाने पर थे। समीर ने एक पल भी गंवाए बिना वो नारियल उन दोनों की तरफ लुढ़का दिया और जैसा कि अरुणिमा ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। यह बात सही थी कि समीर ने नारियल पूरी ताकत से उनकी तरफ फेंका था, लेकिन बाग की जमीन थोड़ी असमतल थी और वैसे वो नारियल जमीन पर 2-4 मीटर लुढ़क कर ही रुक जाता। लेकिन समीर ये देखकर हैरान रह गया कि वो नारियल कहीं रुके बिना ही आश्चर्यजनक तेजी से उन्हीं दोनों की तरफ लुढ़कता चला गया। नारियल के पास पहुंचते ही तबूह की आंखें एकदम खुल गईं, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वह कुछ कर पाती। नारियल में छुपी आग उसे साफ दिखाई दे गई, लेकिन इससे पहले कि वह हूरा को होशियार करती, वो नारियल पूरे वेग से हूरा की कमर से आकर टकरा गया और इसके बाद वो नारियल 4 हिस्सों में बंट गया। और फिर समीर की आंखों ने जो कुछ देखा वो उसे हैरान कर देने के लिए काफी था। नारियल फटते ही आग कुछ इस तरह फैल गई थी जैसे वो दोनों पेट्रोल के तालाब में बैठे हों। 1-2 सेकंड के अंदर ही वो दोनों तेज शोलों में घिर गए थे और फिर ये आग जिस तेजी से लगी थी उसी तेजी से बुझ भी गई। समीर तेजी से दौड़कर उस जगह पहुंचा। उसके साथ उसके आदमी भी थे, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। समीर का ख्याल था कि उन्हें उन लोगों की जली हुई राख या फिर कुछ अवशेष तो मिलेंगे, लेकिन वहां तो जैसे झाड़ू फेरी हुई थी। वो जगह देखकर लगता ही नहीं था कि अभी यहां आग लगी थी। ना वहां उनका जला हुआ खेमा था, ना जली हुई गुड़िया, कुछ नहीं था। बहरहाल खुशी की बात यह थी कि वो रहस्यमय लोग जलकर मर गए थे। वो हिना को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो खुद ही शिकार बन गए थे। समीर खुशी खुशी हवेली पहुंचा और अपनी मां को सारी कहानी सुना दी। नफीसा बेगम ने कहा, अजीब वाकया है, कुछ समझ में नहीं आया। आखिर वो लोग थे कौन? अब ये तो अल्लाह ही जानता है मां कि मामला क्या है। मैं तो खुद हैरान रह गया था। इस मासूम पर तो कोई असर नहीं हुआ ना? हाँ, हुआ था बेटा। एक बार तो इसमें इतनी ताकत आ गई थी कि मुझसे हाथ छुड़ाकर
दरवाजे की तरफ भागी थी। लेकिन ये तो खैर है कि दरवाजा लॉक था, वरना पता नहीं इसे रोकना मुश्किल हो जाता। अम्मी वहां बाग में बैठी वो खूबसूरत बला, वो कोई अमल कर रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और सामने कपड़े की गुड़िया रखी थी। वैसे मां, वो औरत थी बहुत दिलकश। सांवली थी, लेकिन उसके चेहरे में कोई ऐसी बात तो थी कि आदमी उससे अपनी नजरें हटा ना पाए। हाय बेटा, क्या पता कोई चुड़ैल हो? अम्मी जान, क्या चुड़ैलें इतनी खूबसूरत होती हैं? मुझे क्या पता पागल, मैंने कौन सी चुड़ैलें देखी हैं। बस अब ये भूत चुड़ैल की बातें ना करो। नफीसा बेगम ने हिना को अपने आंचल में छुपा लिया। वक्त ने तेजी से करवट ली। समय का रथ अपनी तेज गति से दौड़ता रहा। दिन, महीने, साल बीतते रहे और कब 10 साल निकल गए पता ही नहीं चला। इस लंबे वक्त के जाने का किसी को एहसास ही नहीं हुआ। हिना देखते ही देखते बड़ी हो गई थी और उसे 15वां साल लगने को था। वो क्या से क्या हो गई थी। उसकी आंखों में सितारे भरे थे, चेहरे पर चांद रोशन था और बदन जैसे चांदनी में नहाया हुआ था। सुंदर तो वो वैसे ही थी, लेकिन अब तो जैसे कयामत हो गई थी। जहां से गुजर जाती बहारें बिखर जाती। इंटर कॉलेज में जब वो अपनी गाड़ी से उतरकर कॉलेज के गेट के अंदर दाखिल होती, हर तरफ एक शोर समझ जाता। वो देखो, हिना आ गई। लड़के लड़कियां उस पर इस तरह गाफिल होते जैसे शमा पर परवाने गिरते हैं। हिना जितनी हसीन थी, अंदर से उतनी ही मासूम थी। उसकी सूरत ही नहीं, दिल भी भोला था। ना तो अपनी खूबसूरती पर, ना अपनी जवानी पर, और ना ही बड़े बाप की बेटी होने का उसे कोई घमंड था। वो हर लड़के लड़की से बेतकल्लुफ हो जाती थी। लड़कियां तो वैसे ही उसके साथ हमेशा रहती थी, और लड़कियां क्या, कॉलेज की लेक्चरार भी उसकी तरफ आकर्षित रहती थी। वो पढ़ाते पढ़ाते उसके चेहरे में खो जाती थी, और समीर तो जैसे उसे देखकर ही जीता था। हिना को घर आए 10 साल बीत गए थे, लेकिन समीर ने अभी तक शादी नहीं की थी। मां चाहती थी कि वो मायरा से शादी कर ले, लेकिन समीर को यह मंजूर नहीं था। मायरा कभी हवेली आ जाती तो समीर उसके साथ कुछ वक्त गुजार लेता, लेकिन शादी की बात सुनते ही समीर किसी पागल घोड़े की तरह बिदक जाता था। मां जिद करती तो वो हाथ जोड़कर बैठ जाता। अम्मी, मुझे माफ कर दो। मुझसे इनकार कराकर क्यों मुझे बार बार गुनहगार बनाती हो आप? आप मेरी जन्नत हो, मेरे हाथों से क्यों निकलना चाहती हो आप? और नफीसा बेगम अनुनय पूर्ण लहजे में कहती, अरे मैं कब कहती हूं कि तू इनकार कर? मैं कब चाहती हूं कि तुझे गुनाह का एहसास कचोटे? तू आखिर कब तक अकेला रहेगा बेटा? मैं अकेला कहां हूं मां? तुम हो, हिना है, सब लोग तो हैं, मगर मैं कब तक जिंदा रहूंगी? मैं सोचती हूं मेरे बाद कौन करेगा तेरी शादी, कौन करेगा तेरी फिक्र? मुझे तो बस इस हवेली में एक दुल्हन चाहिए। अम्मी जान, मेरी उम्र तो देखो। लो, कर लो बात। ये नया बहाना निकाला है शादी ना करने का। तू कुछ भी कह ले, मगर खुद को बूढ़ा मत बोल। अभी 40-41 की उम्र में तू बूढ़ा हो गया, तो फिर मैं क्या हूं? ये संजीदा बातें अक्सर मस्खरेपन तक ही रह जाती, और ये मस्खरापन समीर बीते कई सालों से बर्दाश्त करता आ रहा था। वो अपनी मां की इस संजीदा ख्वाहिश को हंसकर टाल देता, लेकिन मायरा ने ये बात अपने दिल पर लिख ली थी। उसकी चाहत भी किसी से छिपी नहीं थी। उसने भी अब तक शादी नहीं की थी। जब भी उसकी शादी की बात चलती तो उसकी आंखों में आंसू भर आते। उसकी मां उसे समझाती, लेकिन वो खुद को संभालते हुए आंसू पोंछ लेती, जैसे जहर खाने का पुख्ता इरादा रखती हो। समीर को मायरा के इस लगातार इनकार का एहसास था, लेकिन वो क्या करता? उसके पास अपना कुछ था ही कहां। वो सब कुछ तो नमीरा के नाम कर चुका था। अगर वो किसी से शादी करता तो नमीरा को क्या मुंह दिखाता?
उसे अगर किसी की फिक्र थी तो वो बस अपनी हिना की। अब वही उसकी जिंदगी थी। उसे ही देखकर उसकी आंखों के चिराग रोशन होते थे। 5 साल की उम्र में जब उन रहस्यमयी शक्तियों ने हिना पर कब्जा करना चाहा था तो वो अंदर से कांप गया था। हालांकि वक्ती तौर पर उसने उन पर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन उसे अब डर लग गया था। उसने रोशनगढ़ी छोड़ दिया था। वो हिना के साथ हमेशा के लिए मुंबई आ गया था। यहां कर बांद्रा वाला बंगला उसने आबाद कर दिया था। छांट छांट कर नौकर रखे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, हिना का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया और वो खुद हिना को स्कूल लेने और छोड़ने जाता था। नफीसा बेगम का रोशनगढ़ी में रहना जरूरी था। ना ही हवेली खाली छोड़ी जा सकती थी और ना ही जमींदारी। जमीन जायदाद के 100 झगड़े थे। उन्हें देखने वाला भी तो कोई चाहिए था। खैर, हिना जब से रोशनगढ़ी से एक बार मुंबई आई थी तो फिर पलटकर हवेली नहीं गई थी। हाँ, नफीसा बेगम बीच में आती जरूर रहती थी। यूं ही 10 साल बीत गए, जैसे 10 महीने हो, 10 दिन हो, 10 घंटे हो। और लगभग 10 साल पहले तांत्रिका और भविष्यवक्ता अरुणिमा ने हिना के बारे में समीर से कहा था कि इस लड़की पर इसका 15वां साल बहुत भारी होगा। उसने बस इतना ही कहा था, ये नहीं बताया था कि क्या होगा। उसके बाद भी अरुणिमा से कई मुलाकातें हुई थीं, लेकिन इस सिलसिले में उसने समीर को न कुछ बताया और न ही समीर उससे ज्यादा कुछ पूछ पाया। अरुणिमा की वो भविष्यवाणी आई गई हो गई और अब वो कयामत का साल आ गया था। ये भविष्यवाणी समीर के दिमाग से तो उतर गई थी। कोई नहीं जानता था और ना ही किसी के जहन में था कि ये 15वां साल इस हसीन और भोली भाली लड़की पर क्या कयामत ढाएगा। समीर हिना का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाता था। उसकी कई सहेलियों के साथ नफीसा बेगम और मायरा भी इस फंक्शन में जरूर शामिल होते थे और उनके साथ खानदान के दूसरे लोग भी। हिना की 15वीं सालगिरह अब ज्यादा दूर नहीं थी। उसके जन्मदिन से थोड़ा पहले की ही बात है। मैथ का पीरियड था। टीचर पूरी एकाग्रता के साथ किसी प्रॉब्लम का हल समझा रही थी कि क्लास के दरवाजे पर एक शोर सा हुआ। कोई लड़की सांप सांप कहती हुई भागी और जब यह आवाज हिना के कानों में पड़ी तो उसकी हालत एकदम बदल गई। उसके बदन में जैसे एक करंट सा दौड़ गया। वो जैसे बेअख्तियार ही अपनी सीट से उठी और टीचर से बाहर जाने की अनुमति लिए बिना ही दौड़ती हुई बाहर भाग गई। उसने बरामदे में भागती हुई इस लड़की को पकड़ लिया और उससे पूछा कि क्या हुआ। उस लड़की ने बताया कि सांप उधर लाइब्रेरी में है। उस लड़की ने कहा कि वो तुरंत प्रिंसिपल को बताने जा रही है, लेकिन हिना ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे लाइब्रेरी की तरफ घसीटते हुए ले गई। जब वो लाइब्रेरी में पहुंचे तो वहां अच्छा खासा हंगामा मचा हुआ था। लड़कियां दरवाजे पर खड़ी चीख रही थीं। धीरे धीरे यह खबर हर क्लास तक फैल गई कि लाइब्रेरी में सांप निकल आया है। बहुत सी लड़कियां लाइब्रेरी के सामने इकट्ठा हो गईं, लेकिन हिना वो लाइब्रेरी में घुसते हुए बोली, कहां है सांप, मुझे बताओ। अरे हिना, तू क्या करेगी जानकर? प्रिंसिपल मैडम को आने दे, ऑफिस से किसी आदमी को बुलाओ। अरे हटो तुम लोग। हिना ने धक्का देकर लड़कियों को परे किया और अंदर घुस गई। लाइब्रेरी के अंदर इस वक्त कोई नहीं था। दरवाजे से अलग अलग आवाजें आ रही थीं। सांप किसी उपन्यासों वाले शेल्फ के पीछे छुपा हुआ था। कोई कह रहा था मेज पर था, कोई कह रहा था नहीं कुर्सी के नीचे है। यहां जितने मुंह उतनी बातें वाली स्थिति थी। हिना ने लाइब्रेरी के ठीक बीच में खड़े होकर जायजा लिया। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। वो गहरी सांसें ले रही थी और उसकी आंखों में एक खास चमक बढ़ती जा रही थी।
वो बड़ी सावधानी से यहां वहां देखकर सांप को ढूंढ रही थी और फिर वह उसे अचानक ही नजर आ गया। हिना के अंदर आते ही वो सांप एक शेल्फ के पीछे से बाहर निकल आया था और फर्श पर तेजी से रेंगता हुआ उसी की तरफ बढ़ रहा था। दरवाजे पर खड़ी लड़कियों की नजरें हिना की तरफ आते सांप पर पड़ी तो सबकी चीखें निकल गईं। वे चिल्ला कर कह रही थीं कि हिना भाग कर वापस आ जाओ, बाहर निकल आओ, वो सांप तुम्हें काट लेगा। लेकिन हिना को अब कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सांप को देखकर तो उस पर जैसे जुनून छा गया था। उसका बचपन उसके सामने आ गया था। वो लाल ईंटों वाली फर्श जहां छोटे बड़े सांप उसके आसपास घूमते रहते थे, वो जिसे चाहती उसे हाथ में पकड़ लेती। यही तो था उसका बचपन। किसी सांप से उसे भला किस तरह का खौफ। उसकी आंखें सांप पर टिकी हुई थीं। वो सांप रेंगते रेंगते रुक गया। उसने अपना रुख बदलकर कुंडली बनाई और फन फैलाकर हिना को देखने लगा। वो अब हिना से चंद कदमों के फासले पर था। हिना ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ी और फिर डांट कर उससे बोली, शर्म नहीं आती तुझे? लड़कियों को डराता है? वो एक काले रंग का चमकदार 2-2.5 फुट का आम सा सांप था। बेचारा न जाने कहां से भटकता हुआ इधर आ गया था। हिना को देखकर वह झूमने लगा था। वो टकटकी लगाकर हिना को ही निहार रहा था। फिर उसने अपना फन फर्श पर रखा और बड़ी तेजी से सरसराता हुआ एक तरफ चला। और यही वक्त था जब उस सांप पर काबू पाया जा सकता था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था हिना एक लड़की ऐसा कर गुजरेगी। शायद उस सांप को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि हिना किसी चील की तरह उस पर झपटेगी और उसे दुम से पकड़कर उठा लेगी। सांप को जरा भी मौका नहीं मिला। हिना ने एक झटके में उसे उठाया और एक खास अंदाज से झटका दिया। वो सांप हमला करने के काबिल ही नहीं रहा। उसके जोड़ खुल गए थे। हिना ने बड़ी फुर्ती से सांप को फर्श पर पटका और अपना जूता उसके फन पर रखकर उसे बड़ी बेदर्दी से रगड़ दिया। सांप में जो रही बची जान थी वो फन को चलने के साथ ही निकल गई। फिर हिना ने इस नर सांप को दुम से उठाया और बड़े इत्मीनान के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी। लड़कियां फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। हिना जब दरवाजे के पास पहुंची तो लड़कियां चीखती हुई भागी। इस बीच पूरा स्कूल खाली हो गया था। लड़कियां क्लासेस छोड़कर मैदान में इकट्ठा हो गई थीं। प्रिंसिपल भी हांफती कांपती पहुंच गई थी। और जब उन्होंने हिना के हाथ में सांप देखा जिसे वो रस्सी की तरह लहराते हुए लेकर आ रही थी तो वो भी सकते में आ गईं। उन्हें हिना के इस कारनामे पर यकीन नहीं था, लेकिन उनके सामने जो था वह उसे झुठला नहीं सकती थी। हिना को पहले ही पूरे कॉलेज में सब चाहते थे और इस घटना ने उसे लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन साथ ही कुछ लड़कियां उससे डरने भी लगीं, क्योंकि कभी कभी हिना की आंखों में उन्हें एक रहस्यमयी चमक देखने को मिल जाती थी। और फिर एक घटना और घटी। उसके जन्मदिन से बस 2-4 दिन पहले दिलदार और उसकी बीवी सरवरी, जो कि बांद्रा वाले बंगले के पुराने नौकर थे, उनकी भी एक बेटी थी सितारा। वैसे उनके बच्चे और भी थे, लेकिन सितारा हिना की हम उम्र थी। वो एक शालीन स्वभाव की मधुर व्यवहार वाली लड़की थी। हिना उसे बहुत पसंद करती थी। वो उसे नौकरानी कम सहेली ज्यादा मानती थी। बंगले के पिछवाड़े दीवार पर रात की रानी की बेल चढ़ी हुई थी। वो खासी घनी बेल थी और रात को उसकी महक पूरे बंगले में फैल जाती थी। वहां पर एक खूबसूरत लॉन और उसमें चारों तरफ फूलों के पौधे लगे हुए थे। उस मखमली घास में चांदनी रात में हिना को टहलने में बड़ा मजा आता था और सितारा भी उसके साथ होती थी। दोनों एक साथ टहलती हुई दुनिया जहान की बातें करती थी। सितारा 8वीं पास थी,
जबकि हिना की पढ़ाई अभी जारी थी। हिना चाहती थी कि सितारा आगे पढ़े, लेकिन उसके माँ बाप की सोच थी कि अगर वो ज्यादा पढ़ लिख गई तो फिर बिरादरी में उसके लिए लड़का ढूंढना मुश्किल होगा। इसीलिए सितारा की पढ़ाई छुड़ा दी गई और उसके जिम्मे हिना की देखरेख का कामकाज आ गया। इस शाम सितारा अपने क्वार्टर से निकलकर बंगले की तरफ बढ़ी तो अचानक उसकी नजर रात की रानी की बेल पर पड़ी। उसकी जड़ में उसे एक सुनहरा चमकीला सांप नजर आया। वो सरसराता हुआ बेल पर चढ़ रहा था। सांप देखकर वो सरपट भागी। उसकी मां सरवरी किचन में चाय बना रही थी। सितारा ने मां को उस सांप के बारे में बताया। चूल्हे पर से केतली उतारती सरवरी के हाथ कांप गए। वो चाय छोड़कर बाहर जाने लगी, लेकिन सितारा ने कहा कि वो अब्बा को भी साथ ले ले, उसे डर लगता है। लेकिन सरवरी का कहना था कि उसका बाप कौन सा 30 मार खान है, वो तो कुत्ते की शक्ल देखकर कांप उठता है। मां बेटी दोनों निकलकर पीछे गईं और उन्होंने बेल पर नजर दौड़ाई तो उन्हें वहां कोई सांप नहीं दिखा, बल्कि वहां एक अजीब सी खुशबू जरूर फैली हुई थी, जो कि रात की रानी से कुछ अलग थी। लेकिन अगले कुछ ही पलों में वो सांप सरवरी को रात की रानी के पत्तों में सरसराता हुआ दिख गया। वो बंगले से किसी को बुलाने के लिए भागी और सामने ही उसे दिलदार नजर आया। वो उसे लेकर तुरंत वापस गई, लेकिन वो सांप वहां से गायब हो चुका था। लेकिन वो अनूठी खुशबू अपने पीछे छोड़ गया था। और वो सुनहरा सांप कभी एक नौकर को और कभी दूसरे को अलग अलग जगहों पर दिखाई देता रहा। एक आध बार ड्राइवर महमूद उसे देखकर क्वार्टर से लाठी लेकर भी निकला, लेकिन वो सांप उसे दोबारा मिला ही नहीं। हिना का कमरा रात की रानी के उस पौधे के ठीक सामने था। अगर उसके कमरे के पर्दे हटे हुए हों तो वहां से उस बेल को साफ देखा जा सकता था। उस सांप के बार बार दिखाई देने की खबर अभी तक हिना को नहीं दी गई थी। इसकी कोई खास वजह नहीं थी, बस मालकिन होने की वजह से उसे इस बारे में कुछ बताया नहीं गया था। भले ही वो 15 साल की हो गई थी, पर थी तो वो बच्ची ही। लेकिन इन नौकरों को भला कहां पता था कि हिना सांपों से डरने वाली नहीं, बल्कि उन्हें डराने वाली थी। फिर एक शाम इस सुनहरे सांप पर समीर की भी नजर पड़ गई। उसने खुद इस सांप पर नजर रखी और गेट पर मौजूद गार्ड्स को बुलवा लिया। सबने मिलकर पूरा बगीचा छान मारा, एक एक पत्ता टटोल लिया, मगर वो सुनहरा सांप किसी को नहीं मिला। लेकिन वो खुशबू वहां मौजूद थी। अब तक घर में मौजूद हर व्यक्ति ने उस सांप को देख लिया था, सिवाय हिना के। उस सुनहरे सांप को देखकर समीर का खौफजदा होने की हद तक चिंतित हो जाना ये लाजमी था। वो हिना के बचपन की कहानी से डरता था। वो तमाम बातें जो हिना को अपने बचपन के बारे में याद थीं, वो सब उसने समीर को सुना डाली थी। हिना ज़हीन थी, उसका दिमाग और याददाश्त बहुत तेज थी। वो एक झटके में चीजों को अच्छे से समझ लेती थी। समीर ने सोचा और फिर जरूरी समझा कि सांप के बारे में हिना को एक बार बता दिया जाए। वो सांप अक्सर दिन ढलने से थोड़ा पहले ही नजर आता था। शाम को हिना घर पर नहीं, ट्यूशन पर होती थी और इसीलिए उसे सांप अभी तक दिखाई नहीं दिया था। और समीर की इजाजत के बिना किसी नौकर में हिम्मत नहीं थी कि वो हिना को इस बारे में कुछ बताता। सितारा ने भी ये बात अब तक बड़ी मुश्किल से दबाए रखी थी। एक शाम समीर ने फैसला किया कि हिना को यह सब कुछ बता दिया जाए। उसने रात का खाना खाने के बाद हिना से कहा, बेटा इधर आना, मेरे साथ ऊपर चलोगी? वहां बैठकर कॉफी पीते हैं। चलिए अब्बू, क्यों नहीं? हिना तुरंत राजी हो गई। उसने एक नजर अपने बाप के चेहरे पर डाली। उस पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन अचानक छत पर कॉफी पीने की यह ख्वाहिश अपने भीतर कई सवाल समेटे हुए थी। इतना बड़ा बंगला था, नीचे इतने कमरे थे, समीर का अपना बेडरूम था,
फिर छत पर चाय पीना क्यों जरूरी था, और वो भी रात में। उसने पूछा, बाबा क्या कोई खास बात है? इस बात का एहसास तुम्हें कैसे हुआ बेटा? आपने कभी ऊपर वाले कमरे में कॉफी पीने की बात नहीं की और सीधा छत पर? भाई वाह, मान गए तुम्हारी जहानत को। इसका मतलब है वाकई कोई खास बात है ना अब्बू? अरे नहीं बेटा, तुम्हारा जन्मदिन पास है ना, सोचा प्रोग्राम फाइनल कर लेते हैं। तुम्हें किसको किसको बुलाना है, ऊपर बैठकर मेहमानों की लिस्ट बना लेते हैं। बाबा क्या सच में कोई और बात नहीं? बेटा सच कहूं तो बात है, आओ बताता हूं। समीर और हिना सोफे पर धम्म से बैठ गए। हिना ने कहा, बताइए पापा, क्या खास बात है? बेटा, बंगले के पिछवाड़े की दीवार पर रात की रानी की जो बेल चढ़ी हुई है ना, हाँ हाँ, उसे क्या हुआ? वो तो अच्छी खासी फैली हुई बेल है। रात को कितनी अच्छी खुशबू आती है उससे। मैं तो अक्सर वहां टहलती हूं, और चांदनी रात में तो खुशबू का मजा ही कुछ और होता है। मैं जानता हूं बेटा कि तुम वहां टहलती हो, इसीलिए तो तुम्हें बताना जरूरी है ना। क्या अब्बू, आपने वहां क्या कोई जिन्न विन्न देख लिया? नहीं, जिन्न नहीं बेटा, लेकिन एक सांप जरूर देखा है। सांप? कैसा सांप? एकदम सुनहरा सांप है, चमकता हुआ। ऐसा सांप मैंने आज तक नहीं देखा। बाबा, आपने वो सांप कब देखा? ये कल शाम की ही बात है। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? पहले सोचा था बताऊंगा, लेकिन वो सांप कई दिनों से बराबर नजर आ रहा है। घर के सारे नौकर उसे देख चुके हैं, और खतरनाक बात यह है कि वो सांप फौरन गायब हो जाता है। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, पर फिर लगा कि कहीं हमारी बेटी डर ना जाए। आप परेशान न हो अब्बू, मैं सांपों से बिल्कुल नहीं डरती। आपको तो मैं बता ही चुकी हूं कि मेरा बचपन सांपों से खेलते गुजरा है। मैं अभी जाकर उस बेल का जायजा लेती हूं। अभी वहां जाना बेकार है बेटा। वो सांप दिन ढलने के बस थोड़ा पहले नजर आता है, जब तुम ट्यूशन में होती हो। अच्छा, फिर ठीक है, कल छुट्टी है, मैं शाम को देखती हूं। बेटा, पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। पर क्यों अब्बू? मैं सोच रहा हूं इस रात की रानी को कटवा दूं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ओ नो पापा, ऐसी मस्त खुशबू बिखेरने वाले पौधे को मैं कटने नहीं दूंगी। आप परेशान क्यों होते हो? मैं एक बार उस सांप को देख लूं, फिर बताऊंगी कि क्या करना है। और सांपों की चिंता आप ना करें, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा।